Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर के क्वेश्चंस की सीरीज करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारे 500 प्लस होने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम। तो जो कंप्यूटर टर्म है वो कहाँ से ड्राइव किया गया है? ये लैटिन भाषा का वर्ड है कंप्यूटर, तो ये लैटिन शब्द से ही ड्राइव किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन? तो जो डिफरेंस इंजन है, ये जो कंप्यूटर में एक इंजन था डिफरेंस इंजन नाम से, वो किसने इन्वेंट किया था? दैट इज चार्ल्स बेबेज। तो हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? तो कंप्यूटर साइंस के फादर कौन है? कंप्यूटर साइंस के जो जनक है, फादर है, वो चार्ल्स बेबेज के नाम से प्रसिद्ध है और आप सभी को इस बारे में पता होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? तो पर्सनल कंप्यूटर जो है, पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? उसके लिए किसको श्रेय मिलता है? तो एडवर्ड रॉबर्ट को पर्सनल कंप्यूटर का फादर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सीपीयू कंटेन। तो सीपीयू में क्या कंटेन रहता है? तो सीपीयू हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसके अंतर्गत हमारे क्या क्या होते हैं? जिसके अंतर्गत हमारे एएलयू होते हैं, सीयू होते हैं और एमयू होते हैं। तो ये जो हमारा जो सीपीयू होता है, इसमें 3 टाइप इन्वॉल्व होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जहां पे अर्थमेटिक का मतलब हुआ प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड से। लॉजिकल का मतलब हुआ जैसे कि कौन किससे ग्रेटर है, लेसर है, इक्वल है। तो लॉजिकल का मतलब ये हुआ। तो जो कंप्यूटर सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम भी बोलते हैं, जहां पर हमारे सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। और एएलयू, जो कि एएलयू का मतलब हो गया प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड, और एल का मतलब हो गया लॉजिकल, जैसे ग्रेटर देन, इक्वल, इक्वल, ग्रेटर देन, एंड, और ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करना। बेसिकली आप ये समझिए, जो एएलयू होता है इसके अंतर्गत हमारी जितनी भी कैलकुलेशन और कंपैरिजन टाइप के ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म होते हैं। तो ये सारा जो काम होता है वो हमारा एएलयू करता है। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, ये सारे पूरे हमारे सिस्टम को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, किस प्रोसेस को पहले परफॉर्म करना है, ये सारा काम सीयू डिसाइड करता है। एमयू मतलब मेमोरी यूनिट, ये एक स्पेस प्रोवाइड करता है हमारी किसी भी काम के ऑपरेशन के लिए। कहने का मतलब है, जब भी हम कोई भी काम करेंगे, जैसे मैंने बोला 2 + 2 तो इज 4, तो हमें 4 को, इसको ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किसी ना किसी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी ना, किसी ना किसी जगह की रिक्वायरमेंट होगी ना। जैसे कि मुझे और आपको बैठने के लिए, उठने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, अपना लैपटॉप, कॉपी स्पेस रखने के लिए, मुझे पेन को भी रखने के लिए कोई एक जगह की, किसी एक स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी ना। तो वो जो स्पेस होता है उसको हम कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं मेमोरी। तो जहां पर हमारी सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, उन सब के लिए भी हमें किसी ना किसी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। किसी डेटा को स्टोर करने के लिए, स्टोरिंग का मतलब मेमोरी से है, किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जिस स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम मेमोरी बोलते हैं। ये हमारे सीपीयू का ही एक पार्ट है। तो आप इन शॉर्ट ये समझिए कि जो सीपीयू होता है वो 3 चीजों में कंटेन रहता है। फर्स्ट वन इज द एएलयू, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सेकेंड वन इज द सीयू, दैट इज कंट्रोल यूनिट। थर्ड वन इज द एमयू, दैट इज मेमोरी यूनिट। एएलयू का काम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना। अर्थमेटिक का मतलब हुआ प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड एक्सेट्रा। लॉजिकल का मतलब हुआ ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल टू, एंड और एक्सॉर, ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करना। सीयू का मतलब सबको मैनेज करना, किस प्रोसेस को पहले करना है कंप्लीट, किसको बाद में करना है, पूरे सिस्टम को मैनेज करना, कंट्रोल करना, वो काम होता है सीयू का, कंट्रोल यूनिट का। एमयू यानी मेमोरी यूनिट, हर एक डिजिट को, हर एक डेटा को
हर एक इवन दैट योर इमेजेस, योर वीडियोस, सबको एक स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो डेटा को स्टोर करने के लिए जिस स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी। और ये मेमोरी हमारी कहाँ कंटेन रहती है, सीपीयू के अंदर। क्लियर हुआ? इज इट ओके? चलो अब पूछ क्या रहा है कि सीपीयू कंटेन, तो सीपीयू में क्या कंटेन रहता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो ये किस में ऑप्शन, ये किस ऑप्शन में है, देखो यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कार्ड रीडर, ये नहीं होगा। यहाँ पे कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू में भाई हमारे कंट्रोल यूनिट भी रहती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी रहती है। अगर ऑप्शन में एमयू आ जाए यानी मेमोरी यूनिट आ जाए तो वो भी हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखो इस तरीके से हम अपने 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर में कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितना भी मटेरियल होगा, जितने भी चैप्टर्स होंगे, वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगी। मुझे पता होगा कि अगर मुझे जैसे किसी इन्वेंटर का नाम है कि कंप्यूटर को किसने बनाया, कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज, ये क्लियर कट बात है, इसमें मुझे कोई एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस क्वेश्चन को मुझे एक्सप्लेन करना होगा उसको मैं इन डिटेल एक्सप्लेन भी करूंगी। इससे क्या होगा, आपका एक सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएंगे, इन डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, चीजें आपके दिमाग में सेट भी हो जाएंगी। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि पेपर का भी पता नहीं है कब होगा कैसे होगा, तो सबसे पहले 500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद चीजें जितनी हो पाएंगी मैं वो कराऊंगी। तो पहले हम 500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज करेंगे जिसमें मैं डेली 25 से 30 क्वेश्चंस लेके आऊंगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। Which of the following control the process of interaction between the user and the operating system? तो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको, उससे कौन इंटरेक्ट होता है, कहने का मतलब है दिस इज यूजर एंड दिस इज आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज इक्वल टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। याद रखो, ऑपरेटिंग सिस्टम इज इक्वल टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक सिंपल सी भाषा में समझाती हूँ कि जैसे हमारे मोबाइल में एंड्रॉयड है, तो क्या अगर आप एंड्रॉयड को बाहर निकाल दो या एंड्रॉयड का सिस्टम हटा दो तो क्या आपका मोबाइल वर्क करेगा? या किसी के पास एप्पल का मोबाइल है तो उसके पास iOS होगा, तो क्या आप iOS हटा दो तो क्या आपके मोबाइल पे फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ भी रन कर पाओगे? आपका लैपटॉप है जिसमें विंडो 11, विंडो 9, जो भी विंडोज है या जो भी आपका यूनिक्स सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको आप रिमूव कर दो तो क्या आपका, अभी विंडोज 7 आप अनइंस्टॉल करके देखो, तो क्या आप अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में कोई भी काम कर पाओगे? कहने का मतलब है जैसे एंड्रॉयड है, विंडो 7 है, विंडो 9 है, विंडो 10 है, iOS है, दीज ऑल आर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम का मतलब हमारी बॉडी में से हमारी आत्मा को बाहर निकाल दो, क्या हम बचेंगे? नहीं बचेंगे। तो सिमिलरली कि जैसे इंसान की बॉडी विदाउट सोल के इनकम्प्लीट है, इज जस्ट लाइक अ डेड बॉडी, सिमिलरली हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है लाइक मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, हमने वहां से अगर उसकी सोल निकाल दी, सोल इन द सेंस ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर वो बाहर निकाल दिया, तो वो एक तरह से हमारे लिए डेड बॉडी है। क्या है? डेड बॉडी। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया? किसी भी डिवाइस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यानी उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी होता है। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारी जो डिवाइसेस होती हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ये वर्क नहीं करती हैं। ठीक है, अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप जानते होंगे, इन जनरल आप डेली की लैंग्वेज में यूज करते हो ऐप, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टैली, आपका कोई भी टेम्पल रन 2 गेम है, कोई भी तरीके का जैसे पीडीएफ डाउनलोडर, आपके इमेज, यूट्यूब, ये सारे क्या है? दीज ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
दीज ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड अगर हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज इन एंड्रॉइड, विंडो 7, विंडो 8, iOS, यूनिक्स, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। तो आप ये समझो दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे हम शॉर्ट में ऐप कहते हैं। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दैट इज व्हाट्सएप, फेसबुक, आपके इंस्टाग्राम, ये सारे। क्लियर? अब आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में अंतर समझ गए होंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हटाने से हमारा सिस्टम डेड हो जाता है, यानी वो वर्क नहीं करेगा, जस्ट लाइक अ डेड बॉडी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हटाने से हमारा सिस्टम वर्क करता है। जैसे कि अगर आप अपने मोबाइल से व्हाट्सएप को रिमूव करते हो, अनइंस्टॉल करते हो, तो क्या आपका मोबाइल वर्क नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। एक ऐप अनइंस्टॉल करने से, डिलीट करने से हमारे मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर, कंप्यूटर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर को हटा देने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, जस्ट लाइक अ डेड बॉडी। वो एक डेड बॉडी के समान हो जाता है। क्लियर? बिलीव नहीं है तो अपने मोबाइल से कोई भी एक ऐप अनइंस्टॉल करके देखो, फेसबुक अनइंस्टॉल करके देखो, तो क्या वो मोबाइल वर्क नहीं करेगा? करेगा। लेकिन एंड्रॉइड हटा के देखो, वर्क करेगा? नहीं करेगा। तो समझ में आ रहा होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। देखो इससे क्या हो रहा है, मैं आपको इन डिटेल टॉपिक भी आपके क्लियर हो रहे हैं, आपको ये चीजें फर्क भी समझ में आ रहा है, इन डिटेल आपका एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है, आपके क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर चाहिए कि मैं क्वेश्चन पढ़ाऊं सीधे 1 लाइन, उसका आंसर बताओ, और या फिर मैं उसको इस तरीके से पढ़ाऊं। तो ये चीज भी आप मुझे बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं वही करूंगी। ठीक है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बोल रहा है कि कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कौन इंटरफेस होता है? यूजर इंटरफेस। यूजर मतलब हम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के बीच में कौन इंटरफेस होता है? इंटरफेस मतलब दोनों के बीच में कौन, एक तरह से मेरे और आपके बीच में कौन एक इंटरफेस का काम कर रहा है, कौन एक इंटरेक्शन है, कौन एक मीडिएटर है, यानी हमारे बीच में नेटवर्क है। हमारे बीच में नेटवर्क ही तो है जो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो दैट इज यूजर इंटरफेस। क्या होता है वो? यूजर इंटरफेस। तो याद रखना कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस। इस प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? बिटवीन द इंटरेक्शन ऑफ यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो कंट्रोल करता है वो कंट्रोल इंटरेक्शन करता है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब हमारे बीच में यूजर इंटरफेस ही तो है। विंडोज पर कौन वर्क कर रहा है? आप। तो आपका इंटरफेस यूजर इंटरफेस। ठीक है? फर्स्ट कंप्यूटर वर्क प्रोग्राम यूजिंग। पहला कंप्यूटर किस लैंग्वेज में प्रोग्राम किया गया था? जैसे कि जावा और हमारी पाइथन, दीज आर लैंग्वेजेस। अब इन लैंग्वेजेस के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड, असेंबली लैंग्वेज, ये सब। तो पहली जो लैंग्वेज थी, वो फर्स्ट जो कंप्यूटर था वो प्रोग्राम किस लैंग्वेज में किया गया था? तो पहला जो कंप्यूटर था वो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम किया गया था। और आप सभी को पता होगा मशीन लैंग्वेज क्या होती है? जो कंप्यूटर की भाषा, यानी जिसे कंप्यूटर समझ ले, जिसे हमारी मशीन समझ ले। और मशीन हमारी कौन सी लैंग्वेज समझती है? बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज 0 और 1। क्लियर? तो फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? 0, 1, जिसे कंप्यूटर समझता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ठीक है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो हमारी इंफॉर्मेशन जो होती है कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच की, वो किसके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कॉम्बिनेशन होता है, जिसके बिहाफ पर हम इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर पाते हैं, तो वो एक हमारा क्या होता है? नेटवर्क। क्या होता है? नेटवर्क। क्यों मैंने ऐसा बोला? देखो हार्डवेयर क्या, अच्छा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या क्या होता है ये पता है आपको? नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। हार्डवेयर जैसे कि आपका मॉनिटर, आपके कीबोर्ड, आपकी लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, दीज ऑल आर हार्डवेयर। प्रिंटर, ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर जिसे हम टच कर पा रहे हैं
और फील भी कर पा रहे हैं, जिसको हम वर्क करते हुए देख भी पा रहे हैं, वो हमारा हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या, जिसको हम टच नहीं कर पा रहे, ओनली फील कर पा रहे हैं। क्या हम व्हाट्सएप को टच कर पा रहे हैं? क्या आप इंस्टाग्राम या फेसबुक या पेटीएम या अमेजोन को टच कर पा रहे हो? नहीं। सिर्फ आपको पता है ना वो इंटरनली क्या वर्क कर रहे हैं, कैसे। तो उनके बीच में जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है, वो एक तरह से नेटवर्क होता है हमारा। क्या होता है? नेटवर्क। नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कोडेड एंटिटीज which are used to gain access to a computer system are called। देखो हमने कितने बेसिक से स्टार्ट किया, क्वेश्चंस के लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ऐसे और भी बढ़ेंगे। और कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, तो कंप्यूटर तो आना है। कंप्यूटर और आपको पता होगा कंप्यूटर 100 मार्क्स का आएगा, यानी 80 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 1.2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा, दैट इज 100 मार्क्स। क्लियर। तो कोडेड एंटिटीज विच आर यूज्ड टू गेट, कोडेड एंटिटीज का मतलब हुआ कि कुछ कोड की एंटिटीज होती हैं जो हम कंप्यूटर सिस्टम में देते हैं। वो क्या होते हैं? वो होते हैं कोडेड एंटिटीज, हमारे पासवर्ड। जैसे हम अपने कंप्यूटर में भी एक कोड, कोई एंटिटी देते हो, लाइक अपना नाम, अपने नाम प्लस डेट ऑफ बर्थ, या कोई भी आपने XYZ कोई भी एंटिटी दी, जिसमें डिजिट्स भी हो सकती हैं और अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल भी हो सकते हैं। फेसबुक पर आप देते हो कोडेड एंटिटीज, आप किसी भी जगह कोडेड एंटिटीज का मतलब होगा पासवर्ड। कोडेड एंटिटी का सिंपल सा मतलब है पासवर्ड। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? मिनी कंप्यूटर वर्क फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से फास्ट वर्क करते हैं, ये बात क्या सही है? हाँ, देखो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा फास्ट वर्क करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अब फिर भी हम बी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर वर्क फास्टर देन मिनी कंप्यूटर, नहीं। जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो फास्ट वर्क करते हैं माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ए तो सही हो जाएगा, बी गलत है। फिर भी देख लेते हैं। स्पीड ऑफ बोथ कंप्यूटर आर सेम, नहीं। सेम कैसे हो सकती है? जब मिनी कंप्यूटर फास्ट वर्क कर रहा है तो सेम तो नहीं हो सकती ना। द स्पीड्स ऑफ बोथ दीज कंप्यूटर्स कैन नॉट बी कंपेयर विद द स्पीड ऑफ एडवांस, नहीं, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर वर्क्स एज फास्टर देन अ माइक्रो कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम। देखो हम अपने कंप्यूटर में, ये सभी को पता है इसका आंसर, हम अपने कंप्यूटर में जो फाइल को स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वो फोल्डर की फॉर्म में करते हैं। किसकी फॉर्म में करते हैं? फोल्डर की फॉर्म में। जैसे कि आपने फोल्डर, आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में कुछ ड्राइव्स होंगी, ड्राइव सी, ड्राइव डी, ड्राइव ई, तो उसमें आप फोल्डर बनाते हो, जैसे कि लेटेस्ट सॉन्ग्स या माई पिक्स या आप इमेजेस, माई डॉक्यूमेंट्स, इस तरीके से आप फोल्डर डिजाइन करते हो। तो फोल्डर क्या है? एक ऑर्गेनाइज वे है आपकी फाइल को स्टोर करने का। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। What type of resources is most likely to be a shared common resources in a computer network? तो सब कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे ज्यादा मोस्ट लाइकली शेयर, हम सबसे ज्यादा कौन सा रिसोर्स यूज करते हैं? नेटवर्किंग का। नेटवर्क का मतलब होता है सिंपल सा मतलब शेयरिंग, चाहे वो इंफॉर्मेशन का शेयर हो, ऐसा नहीं है। नेटवर्क का मतलब आप ये समझो कि कंप्यूटर नेटवर्क से मतलब होता है शेयर, नेटवर्क का सीधा सा मतलब होता है शेयरिंग इंफॉर्मेशन। अब शेयर, हम अपने कंप्यूटर में जो सबसे ज्यादा कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करते हैं, यानी कंप्यूटर, हमारा जो नॉर्मल कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर है, उसमें जो हम सबसे ज्यादा किस रिसोर्स का शेयर करते हैं? शेयरिंग में। शेयरिंग मतलब इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में। शेयरिंग का मतलब इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में। तो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं प्रिंटर का। किसका यूज करते हैं? प्रिंटर का। स्पीकर्स का आप यूज नहीं करते सबसे ज्यादा। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का हम तो आज के टाइम में फ्लॉपी यूज ही नहीं कर रहे। कीबोर्ड्स का हम यूज नहीं करते, क्योंकि कीबोर्ड्स, अब एग्जांपल के तौर पर अगर आप मोबाइल से शेयर कर रहे हो तो सबसे ज्यादा हम शेयरिंग की बात कर रहे हैं कि हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो शेयरिंग के लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क किस रिसोर्स का यूज करते हैं? शेयरिंग के लिए प्रिंटर का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू इंटरनेट कनेक्शन। तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम हमारे घर में ही, आपको पता होगा, आसपास आपने सुना होगा, नहीं देखा होगा, तो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं मॉडेम का। मॉडेम का यूज हम इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। बेसिकली मॉडेम क्या होता है? मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और डिमोड्यूलेटर।
और मॉड्यूलेटर का मतलब होता है जो हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर दे, वो हमारा क्या होता है, मॉड्यूलेटर। डिमॉड्यूलेटर मतलब जो हमारे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर दे, वो हो गया डिमॉड्यूलेटर। तो आप समझो मॉडम का मतलब, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मॉडम क्या है, तो मॉडम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का मतलब होता है, मॉडम की जो फुल फॉर्म है पूछी जा सकती है, इसीलिए मैंने बताया। मॉडम की जो फुल फॉर्म है वो होती है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर का मतलब है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करे, वो हो गया मॉड्यूलेटर। डिमॉड्यूलेटर का मतलब होता है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, उसका मतलब होता है डिमॉड्यूलेटर। इज इट ओके? अब इंटरनेट को कनेक्शन के लिए हम जो यूज करते हैं, अब देखो अगर आपको पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप एक एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब हुआ, क्या इंटरनेट के कनेक्शन में आप जॉयस्टिक का यूज करेंगे? आप खुद बताइए कि क्या आप जॉयस्टिक का यूज करेंगे? नहीं। सीडी ड्राइव का यूज करेंगे? नहीं। एनआईसी कार्ड का मतलब होता है नेटवर्क इन। अब आपके ये दो ऑप्शन तो वैसे ही रिमूव हो गए, अब आपके पास दो बचेंगे, जैसे मॉडम और एनआईसी कार्ड। आपको यहां कंफ्यूजन होगा। अब आप क्या लगाएंगे कि जो इंटरनेट के कनेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है वो होता है हमारा मॉडम। ये डिवाइस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? डिवाइस की बात। एनआईसी कार्ड का मतलब हो गया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जैसे कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या, जो कि जैसे कि एग्जांपल, जो कंपनी हमको नेटवर्क प्रोवाइड कराती है, जैसे कि वोडाफोन, जियो, एयरटेल, वो ये सारी जो कंपनीज हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करा रही हैं, तो वो हमें एक सिम कार्ड दे रही हैं या एक डिवाइस दे रही हैं, वो हमारी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के रूप में हम यूज कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम इंटरनेट कनेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो एनआईसी कार्ड है वो भी तो मॉडम के अंदर यूज हो रहा है, तो इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? मॉडम का। आपके घर में नॉर्मल लैंड कनेक्शन होगा, ठीक है, तो लैंड कनेक्शन के लिए आपके घर में एक मॉडम होगा, ठीक है। तो मॉडम के जरिए ही तो हमारे एनालॉग सिग्नल डिजिटल में, डिजिटल सिग्नल एनालॉग में हम इंटरनेट को कनेक्ट कर पा रहे हैं। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि इंटरनेट को कनेक्ट करने वाली डिवाइस का नाम मॉडम। मॉडम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मॉडम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है? जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर दे। डिमॉड्यूलेटर का काम क्या होता है? जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट कर ले। हाँ, एक और बात बतानी है, अगर मेरी स्पीड कम ज्यादा आपको लग रही है, जिन लोगों को लग रहा है मैं स्लो बोल रही हूँ, वो स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। एक ऑप्शन आता है यूट्यूब में स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने का। जिनको लग रहा है कि मेरी स्पीड फास्ट हो रही है वो स्लो कर ले, जिनको लग रहा है स्लो है वो फास्ट कर ले, अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। सीडी रोम स्टैंड्स फॉर, क्योंकि मैं ये इस बात इसलिए बोल रही हूँ कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर देने जा रहे हो और आपको ये छोटी छोटी चीजें भी पता होनी चाहिए। सीडी रोम स्टैंड फॉर, तो सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। अब देखो पहली बार पेपर में क्वेश्चन इस तरीके कैसे करने, सीडी की फुल फॉर्म, रोम की नहीं पता, सीडी की पता है। कॉम्पैक्ट डिस्क किस में आ रहा है? नहीं, इसमें आ रहा है कॉम्पैक्टेबल डिस्क, इसमें आ रहा है कॉम्पैक्टेबल डिस्क, तो ये दोनों गलत हो गए। इसमें कॉम्पैक्ट डिस्क है, इसमें कॉम्पैक्ट डिस्क है, यानी ऑप्शन बी और डी हो सकता है। अब रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, तो रीड ओनली मेमोरी इसमें भी आ रहा है, रीड ओनली मेमोरी इसमें भी आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों ही सही होंगे। और इस क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहां पर हमारे बी और डी दोनों ही सही होंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। इसे सही कर लेना, इसके दोनों ऑप्शन एक, मतलब इसके इसमें सिर्फ आप ये समझो तीन ही ऑप्शन दिए हुए हैं। IBM 1401, तो जो IBM 1401 है, क्वेश्चन नंबर 15, ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। क्या है ये? फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट बताने वाले होते हैं, बस आपको वो याद रखने हैं। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, जो 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क है, इसकी जो कैपेसिटी है वो होती है 1.44 MB। अब आपको कंफ्यूज करेगा MB, TB, KB, MB। अब देखो केबी हमारा सबसे कंप्यूटर में जो सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है वो होती है हमारी बिट, ठीक है। सबसे छोटी होती है निबल। कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी यूनिट भी पूछा जा सकता है, सबसे छोटी स्टोरिंग यूनिट कौन सी होती है? निबल। एक निबल बराबर होती है हमारी 4 बाइट, ठीक है।
निबल से बड़ी हो गई बिट, तो 1 बिट बराबर होती है 8 1 बिट। फिर होती है बाइट, तो 1 बाइट बराबर होती है 8 बिट। उसके बाद आती है बाइट से बड़ी, तो बाइट से बड़ी हमारी होती है बाइट से बड़ी हो गई हमारी केबी। केबी मतलब किलोबाइट, तो केबी 1 किलोबाइट इज इक्वल टू होता है 1024 बाइट। उसके बाद केबी से बड़ी होती है एमबी, तो 1 एमबी बराबर होता है 1024 केबी, यहां लिख दे रही हूं मैं। फिर एमबी से बड़ी होती है हमारी जीबी, तो 1 जीबी बराबर होता है 1024 एमबी। उसके अलावा फिर एमबी से बड़ी जीबी से बड़ी होती है टीबी यानी टेराबाइट, तो 1 टेराबाइट इज इक्वल टू होती है 1024 जीबी। इतना आपको बस याद रखना है टेराबाइट तक। सबसे छोटी निबल, तो 1 निबल इज इक्वल टू 4 बाइट। फिर होती है बिट, तो फिर बिट के बाद होती है बाइट, तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, याद रखो। तो ये मैंने इसलिए बताया कि आप इधर कंफ्यूज ना हो इनकी। ये मेगाबाइट, किलोबाइट, ये भी देखो मेगाबाइट है, इसमें भी ओवर प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर भी इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। तो ये यहाँ पर भी आप याद रखना। ये यहाँ पर आप एमबी, केबी, टीबी और जीबी कर लो, इधर ऑप्शन नंबर डी में जीबी कर लो, तो इससे आपको याद लगेगा कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो 1.44 एमबी के इक्वल होती है। ऑप्शन नंबर बी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो एक फुल फॉर्म के बेस्ड है, बिहाफ पर EBCDIC की स्टैंड्स फॉर। ई का मतलब होता है एक्सटेंडेड, ई का मतलब होता है एक्सटेंडेड, बी का मतलब होता है बाइनरी, सी का मतलब होता है कोडेड, डी का मतलब डेसिमल, आई का मतलब इंटरचेंज और सी का मतलब कोड। तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोड, डेसिमल इंटरचेंज कोड, मतलब बाइनरी से जो हम डेसिमल में इंटरचेंज करते हैं उसकी पद्धति को हम EBCDIC कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा पार्ट है? अभी मैंने बताया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 पार्ट होते हैं, ALU, CU और MU। तो यहां पर आपको ऑप्शन में क्या मिल रहा है, देखो ALU मिल रहा है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, CAD स्टैंड फॉर, तो कैड होता है, तो याद रखना जो कैड होता है वो डिजाइनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, कि डिजाइनिंग एक सॉफ्टवेयर है, तो ये कैड की फुल फॉर्म क्या है? कैड की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये डिजाइनिंग के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुना होगा कि हम कैड का कोर्स करने जा रहे हैं, मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का। अब जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, जो जंक ईमेल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्पैम। तो आपने सुना होगा स्पैम ईमेल मतलब जंक ईमेल, जो यूजफुल नहीं होते उसको हम स्पैम बोलते हैं, जो यूजफुल नहीं होते, जो अनवांटेड हमारे ईमेल आईडी पे आते रहते हैं उसको हम स्पैम बोलते हैं। हैकर्स। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है हैकर्स। तो देखो भाई, हैकर्स का काम क्या होता है? हमारे कंप्यूटर को, हमारे सिस्टम को ब्रेक करना, पहला काम उनका ये है। दूसरा काम उसमें कुछ नुकसान पहुंचाना। अब वो जानबूझ के भी हो सकता है, वो अनजाने भी होता है, बट ये सारी हमारी जो प्रोसेस होती है वो हैकिंग में आती है। मतलब हमारे सिस्टम को, हमारी कंप्यूटर को, हमारी मशीन को ब्रेक करना। अब वो जानबूझ के अनजाने में वो कोई भी उनका इंटेंशन हो सकता है, बट ब्रेक करना इज हिज और हर फर्स्ट प्रायोरिटी, कि जो भी हैकर है उसकी पहली प्रायोरिटी होती है सिस्टम को ब्रेक करना। सिस्टम में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल कोई भी हो सकता है, आपकी ईमेल आईडी भी हो सकती है। तो सिस्टम को ब्रेक करना जो सिस्टम को ब्रेक करता है वो हैकर है। अब सिस्टम को ब्रेक करके वो कुछ भी नुकसान पहुंचाता है, क्या करता है? मनी का या फिर ईमेल का या आईडीज का या कंप्यूटर में अनवांटेड डेटा को भेज के वो कुछ भी काम कर सकता है, वो अलग प्रोसेस है, बट पहला उसका काम है ब्रेक करना। तो ये देखो
ऑल हैव अ सेम मोटिव, सबका मोटिव सेम होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सबका मोटिव कैसे सेम हो सकता है? किसी का काम है पैसे चुराना, किसी का काम है आपको नुकसान पहुंचाना, किसी का काम है धमकी देना। तो कोई भी हैकर ऐसा नहीं है कि सबका काम मोटिव सेम रहता है। दूसरा, ब्रेक इनटू अदर्स पीपल कंप्यूटर। हाँ सही बात है, हैकर यही तो करते हैं, दूसरों के कंप्यूटर को ब्रेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर भी हम पढ़ लेते हैं, मे लीगली ब्रेक इनटू कंप्यूटर एज लॉन्ग एज दे डू नॉट हैव एनी डैमेज। वो लीगल तरीके से ब्रेक करते हैं, हैकर का नाम में ही है कि वही वो लीगल वीगल कुछ नहीं करते, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, आर पीपल हु आर एलर्जिक टू, ऐसे व्यक्ति जिनको कंप्यूटर से एलर्जी है वो हैकर होते नहीं? बिल्कुल नहीं, ये क्या बात हुई। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि जो किसी दूसरे के कंप्यूटर का सिस्टम का ब्रेक कर रहे हैं वो हैकर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द टाइम? मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट कंप्यूटर कौन होता है? तो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम? जो क्लाइंट सर्वर सिस्टम, क्लाइंट कौन होता है याद रखो, यूजर। सर्वर वो पर्सन, वो जगह, वो एरिया या वो सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम यानी वो कंप्यूटर, एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो सभी के लिए कॉमन वर्क कर रहा है, सभी को नेटवर्क दे रहा है, ये सभी के संग इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, ये सभी के लिए वर्क कर रहा है, वो सर्वर। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आपने गूगल पर कुछ भी सर्च किया, तो वो जो आप सर्च कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर आप शॉपिंग कर रहे हो, आपने कहा amazon.com, तो आपने गूगल पर सर्च किया, तो गूगल आपको इन्फॉर्मेशन बैक कहां से करेगा? गूगल आपको इन्फॉर्मेशन बैक कैसे करेगा और अमेजोन कैसे खोल के दिखाएगा? तो जो आपने गूगल के सर्वर पर ही तो रिक्वेस्ट भेजी। आप किसको रिक्वेस्ट भेज रहे हो? गूगल को कि भाई अमेजोन खोल दो। तो आपने रिक्वेस्ट किसको भेजी? गूगल को। तो जहां आप रिक्वेस्ट भेजते हो वो सर्वर होता है, जहां आप रिक्वेस्ट भेजते हो वो सर्वर होता है, वो सर्वर का सिस्टम होता है। चाहे वो गूगल का हो सकता है, फेसबुक का हो सकता है, व्हाट्सएप का होता है, किसी का भी हो सकता है, यूट्यूब का भी हो सकता है, किसी का भी। तो जिस जगह आप रिक्वेस्ट भेजते हो वो सर्वर, और जिधर से आपको रिक्वेस्ट मिलती है वो भी सर्वर, और जहां से आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल से ही तो भेज रहे हो, तो आप कौन हो? यूजर मतलब क्लाइंट। तो वो जो कंप्यूटर है वो क्लाइंट कंप्यूटर। तो अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि सबसे ज्यादा क्लाइंट सर्वर सिस्टम में कौन होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, पीडीए होते हैं या मेन फ्रेम होता है? सबसे ज्यादा होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव अ, कोई भी कंप्यूटर कभी भी बूट नहीं हो सकता अगर उसके पास क्या नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो वो बूट कहां से होगा? बूट का मतलब हो गया, जैसे कि एग्जांपल हम लोग कंप्यूटर में बूटिंग लगाते हैं, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जैसे कि ऑन ऑफ करना, ये सारा जो काम है वो बूटिंग का है। हमारे सिस्टम को ऑन करना, ऑफ करना, अगर हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो हम कहां से कर देंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम अभी मैंने बताया, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि एंड्रॉइड, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 11, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो वो बूटिंग नहीं होगा कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइन्स टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। देखो, वर्टिकल स्पेस का मतलब हो गया जैसे कि इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में जो स्पेस होता है, जैसे यहां से यहां तक के बीच में जो जितना स्पेस है, ये स्पेस, ये सारे जो स्पेस होते हैं इसको हम लाइन स्पेसिंग बोलते हैं, वर्टिकल स्पेस को। अगर यहाँ पे आपसे कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया जाए, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल स्पेस लगा दिया जाए, जैसे कि मतलब ये इज और कॉल्ड के बीच में, या इस वाली लाइन के बीच में, लाइन स्पेसिंग के बीच में, या सिंगल स्पेस के बीच में, ये जो स्पेस होते हैं, मैंने बोला हेलो एवरीवन, तो ये जो हेलो और एवरीवन के बीच में जो स्पेस है, दिस इज लाइन स्पेसिंग। मैंने इधर हेलो लिखा, इधर एवरीवन लिखा, तो ये भी हमारा लाइन स्पेसिंग है। अब कंफ्यूज करने के लिए आपसे वर्टिकल की जगह यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसको हम बोलते क्या है? लाइन स्पेसिंग। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं।
एग्जाम्पल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डेटा, नॉन न्यूमेरिक डेटा इसमें से कौन सा हो गया? नॉन न्यूमेरिक का मतलब हो गया जिसके अंदर हमारे नंबर्स नहीं है, जिसके अंदर हमारे नंबर्स नहीं है। तो देखो, एग्जामिनेशन स्कोर में नंबर होते हैं, स्कोर कोई भी स्कोर होगा नंबर में होगा, बैंक बैलेंस नंबर में होगा, बुक मार्क जो होते हैं वो भी नंबर में होते हैं, एम्प्लॉय का जो एड्रेस होगा वो नॉन न्यूमेरिक डेटा होगा। नॉन न्यूमेरिक का मतलब, न्यूमेरिक का मतलब नंबर्स से, नॉन न्यूमेरिक का मतलब जिसमें नंबर नहीं है। तो इसमें से आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो कि अगर आपके एग्जाम में स्कोर आएंगे तो वो कोई ना कोई नंबर में भी तो, नंबर में ही तो आएंगे, 60, 70, 90, 50, तो वो कोई ना कोई नंबर होगा। बैंक बैलेंस, आपका बैंक में जो भी बैलेंस होगा, 50,000, 10,000, 15,000, वो बैंक बैलेंस आपका नंबर की फॉर्म में ही तो होगा। बुक मार्क जो होंगे 1, 2, 3, 4 ये सब, वो भी तो नंबर की फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम 25 क्वेश्चन से ये क्लास खत्म करते हैं। आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए इस क्लास के अंतर्गत? जैसे कि आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट चाहिए, इस तरीके से एक्सप्लेनेशन चाहिए, और ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए, इतना सफिशिएंट है, या आपको वन लाइन से क्वेश्चन और आंसर चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। उसके अलावा हम इसी तरीके से 500 क्वेश्चन की सबसे पहले सीरीज करेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि इस एग्जाम के लिए 500 क्वेश्चन इज मोर देन इनफ, लेकिन स्टार्टिंग में हम मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन करेंगे, और ऐसे ही हम एक ओवरव्यू लेंगे इस एग्जाम का। यहाँ पे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिसमें आप देख सकते हो लेवल की सिंपल भी है, थोड़े वन लाइनर डायरेक्ट भी क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन वाले भी हैं, और धीरे धीरे अभी जैसे चैप्टर्स इंक्रीज होंगे वहां पे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा और अच्छा होगा। तो अगर आपको कंप्यूटर की क्लास लेनी है यूपी पुलिस के लिए, तो आप इस चैनल को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो बिल्कुल शेयर करिए, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा जितना शेयर करेंगे और जितने ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे उतने ज्यादा मुझे मेहनत करने में, आपके लिए एफर्ट्स करने में अच्छा लगेगा। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।